तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं वू फेंग, जिसे कि युहाओ के उस पर अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वू फेंग अपनी मार्शल साउल को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी फर्स्ट साउल टेक्निक ड्रैगन फायर को यूज करने लगती है, जिसे यूज करने के बाद डेफिनेटली वू फेंग की पावर काफी ज्यादा राइज होती है, क्योंकि पहले नंबर पर तो वू फेंग अटैक टाइप मार्शल मास्टर है और वहीं पर युहाओ कंट्रोल टाइप मास्टर है, जिसकी वजह से वू फेंग के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी फर्स्ट टेक्निक को यूज करने की वजह से वू फेंग काफी ज्यादा आसानी से युहाओ को बीट करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि युहाओ यहाँ पर अपनी फर्स्ट साउल स्किल का यूज करते हुए मेंटल डिटेक्शन के थ्रू वू फेंग की मूवमेंट्स तक को भी देख रहा होता है, मगर फिर भी वू फेंग के सारे अटैक से बचना युहाओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। जहाँ पर युहाओ को मार पड़ता देखकर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में सोच जाते हैं, मगर जबकि वू फेंग अपनी पहली टेक्निक का यूज करने के बाद भी युहाओ को बीट नहीं कर पाती, तो उसी के साथ ही वू फेंग सेकंड साउल स्किल को यूज करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वू फेंग अपनी सेकंड साउल स्किल को यूज करती है, जिसका नाम ड्रैगन रेथ होता है, तो वू फेंग के अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इनसे बचना युहाओ के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। और युहाओ को सेकंड साउल स्किल के बाद काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है, इवन कि युहाओ काफी ज्यादा इंजोर भी हो चुका होता है। जहाँ पर युहाओ पर अटैक करते करते वू फेंग दोबारा से उससे कहती है, जब तक तुम इस क्लास में रहने वाले हो मैं डेली तुम्हें तब तक बीट करती रहूंगी। जिसके साथ युहाओ जैसे ही वू फेंग के अटैक्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता, तो उसी के साथ ही युहाओ अपने साउल अटैक का यूज करता है, मगर युहाओ के इस अटैक को भी वू फेंग डॉज कर लेती है और युहाओ पर दोबारा से कंटिन्यूअसली अटैक करने लगती है, जिससे आपको देखकर मास्टर सुओ भी कहती हैं, इस सिचुएशन में युहाओ साफ साफ हार चुका हुआ है, क्योंकि ये दोनों अपनी सारी टेक्निक्स को यूज कर चुके हुए हैं। मगर बात चाहे जो भी हो, वू फेंग की एबिलिटीज युहाओ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ वू फेंग जैसे ही युहाओ पर अटैक करती है, तो युहाओ उसके अटैक को होल्ड कर लेता है, जिसे देखते ही वू फेंग उससे कहती है, तो क्या तुम अभी मेरे साथ और फाइट करना चाहते हो? जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और उसी के साथ ही वू फेंग से कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। जिसके साथ ही वू फेंग कहती है, तुम एक रिंग के साथ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें आराम से अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ के माइंड पर कोई और कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अभी के लिए जो पावर युहाओ की बॉडी पर कंट्रोल करती है, उसकी वजह से युहाओ की आइज तक चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और युहाओ की आइज एक अबेस की पावर को शो कर रही होती है। अबेस एक ऐसी जगह होती है जो कि इतनी ज्यादा अनलिमिटेड होती है कि उसका एंड ढूंढना भी मुश्किल बात होती है और युहाओ की आइज में वो सारी पावर ही समा चुकी होती है जो कि युहाओ की बॉडी पर कंट्रोल कर रही है। जिस सब को देखते यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा हद तक चेंज हो जाती है और इसी सिचुएशन की वजह से वू फेंग का मॉन्स्टर भी भागकर वापस चला जाता है और वू फेंग की सारी साउल पावर ही एग्जॉस्ट हो जाती है और इवन की इस एग्जिस्टेंस के अपीयरेंस के बाद वू फेंग का सारा एग्जिस्टेंस कांपना स्टार्ट हो जाता है। मगर उसी के साथ ही हमें युहाओ की आवाज आती है, जो कि साफ युहाओ की आवाज नहीं थी, बल्कि इस बात का साफ पता चल रहा था कि उसकी बॉडी पर किसी और ने कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारा मौसम भी चेंज हो जाता है और ये सारा सीन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसे देखते ही मास्टर सुओ कहती है, यहाँ पर मौजूद साउल पावर काफी ज्यादा एंशिएंट और किसी काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस से आ रही है। क्या कहीं ये पावर युहाओ की बॉडी में से तो नहीं निकल रही? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही ये एग्जिस्टेंस यहाँ पर कम्प्लीटली अपीयर होता है, तो ये किसी इंसान की तरह का लग रहा होता है और उसी के साथ ही युहाओ की मार्शल साउल पर अपना कंट्रोल लेने के बाद सबसे पहले युहाओ की साउल शॉक टेक्निक को यूज करता है और उसके थ्रू वू फेंग पर अटैक करता है और जबकि युहाओ की बॉडी पर कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी वजह से युहाओ की पावर काफी ज्यादा राइज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये साउल शॉक वू फेंग को यहाँ पर इतना ज्यादा डैमेज देता है कि वू फेंग यहाँ पर अनकॉन्शियस ही हो जाती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा सीरियसली इंजोर होते हैं। जिस सब को देखते हुए यहाँ पर मौजूद सब लोग ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का पता नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी अरीना हॉल में क्या हुआ है। और इसी के साथ जैसे ही युहाओ वापस कॉन्शियसनेस में आता है, तो आते ही सबसे पहले अपनी बॉडी को देखकर काफी शॉक रह जाता है और उसी के साथ ही टियानमेंग से ये पूछता है कि आखिरकार कहीं ये तुमने तो नहीं किया? जो सुनते टियानमेंग कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मगर मैं भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा हूँ कि इससे पहले भी ऐसा तुम्हारी बॉडी के साथ हो चुका हुआ है। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ के इनर वर्ल्ड में एक और एग्जिस्टेंस टियानमेंग के सामने अपीयर हो जाता है, जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही मुड़कर वापस अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है, तो उसी के साथ युहाओ इतना ज्यादा एग्जॉस्ट और इंजोर हो चुका होता है कि युहाओ यहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से वोंगडोंग उसे लेकर वापस उसके रूम में आ जाता है और जैसे ही युहाओ अपने रूम में लेटा होता है, तो उसी के साथ ही युहाओ को अपने इनर वर्ल्ड में होश आती है, जहाँ पर युहाओ जैसे ही आंखें खोलता है, तो उसके सामने टियानमेंग के साथ साथ एक और एग्जिस्टेंस मौजूद होता
होता है जिसके साथ टियानमेंग फाइट कर रहा होता है और टियानमेंग उससे कहता है तुम मेरी जगह पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ टेरिटरी के लिए फाइट करना चाहते हो। जो सुनते वो एग्जिस्टेंस कहता है मैं चाहे जो कुछ भी क्यों ना कर लूं, तुम सिर्फ एक वॉर्म हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पर मैं आप सबको इस एग्जिस्टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलो। इसका नाम इवल एम्पर है जिसे कि आप लोग एक साउल बीस्ट भी कह सकते हो। इस साउल बीस्ट के पास अपना कॉन्शियसनेस भी मौजूद है और उसी के साथ साथ ये ह्यूमन फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। इसकी टोटल कल्टीवेशन 8 लाख ईयर्स की है, जिसका मतलब ये है कि इसकी कल्टीवेशन टियानमेंग से 2 लाख साल की कम है, मगर फिर भी इसका साउल कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये टियानमेंग को काफी ज्यादा टाइम्स ओवरकम कर सकता है। सिर्फ 8 लाख ईयर्स की कल्टीवेशन होने के साथ साथ इसकी ह्यूमन बॉडी से इतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि ये अभी के डोल्वो कॉन्टिनेंट के लाखों मॉन्स्टर्स में टॉप 2nd नंबर पर आता है, जिसकी मजीद डिटेल्स पर हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। जिसके साथ ही हम आते हैं टियानमेंग के व्यू पर, जो कि इवल एम्पर से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ही मौजूद है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर उसी के साथ ही इवल एम्पर कहता है चाहे मेरी पावर कितनी भी ज्यादा कम क्यों ना हो चुकी हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी से बीट डाउन कर सकता हूँ। जिसके बाद टियानमेंग के युहाओ के पीछे के छुपने के एक्शन को देखकर आप लोग ये समझ सकते हो कि टियानमेंग भी इस एग्जिस्टेंस से कितना डरता है। जिसके साथ ही युहाओ इवल एम्पर से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर इवल एम्पर उसे अपना नाम इलाइक बताता है। जिसके साथ ही युहाओ उससे पूछता है आखिरकार तुम मेरे स्पिरिचुअल ओशियन में कैसे आए हो, जिस पर इवल एम्पर उसे बताता है मैं ओरिजिनली तो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैं कुछ देर पहले मर रहा था, मगर जबकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ओवर पावरिंग है तो उसकी वजह से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के थोड़े से हिस्से ने अपनी पावर को यूज करते हुए डायमेंशन में एक गैप को ओपन किया था और उस गैप को ओपन करने के बाद मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ने स्पेस में ट्रेवल किया था, जिसके बाद मैं आकर यहाँ पर पहुँचा था और जब के वक्त मैं अर्थ पर आया था तब के वक्त मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जंगल में आया था, जहाँ पर ये वॉर्म तुम्हारी बॉडी को ज्वाइन कर रहा था, जिसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी की फ्लक्चुएशंस निकल रही थी और उन्हीं फ्लक्चुएशंस को फॉलो करते हुए मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर आ गया था। जो सुनते ही युहाओ उससे कहता है आखिरकार तुम मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में क्यों रहते हो, जिस पर इलाइक उसे बताता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी तुम्हारे लिए कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, अभी के लिए मैं वैसे ही काफी ज्यादा वीक हो चुका हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और मेरी मेमोरी को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, मगर अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे हार्ट में जो हेट्रेड पैदा हो रही थी उसी की वजह से ही मुझे होश आई है। जो सारी हेट्रेड वो फेंक की युहाओ के लिए हम लोगों ने अभी अभी देखी है और इसी सारी हेट्रेड की वजह से ही इलाइक दोबारा उठा होता है, क्योंकि जब कि ये इवल एम्पर है तो इसका मतलब ये है कि सारी इवल एनर्जी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। जिसके साथ ही इलाइक दोबारा से युहाओ से कहता है मुझे तुम्हारी इस हेट्रेड की वजह से काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हेट्रेड तुम्हें हमेशा के लिए ब्लाइंड कर देगी और इससे पहले कि तुम इस बात को समझ पाओ तुम एक ऐसी स्टेज पर पहुँच जाओगे जो कि तुम्हें सिर्फ तबाह कर सकती है। जिसके साथ ही इलाइक यहाँ से चला जाता है, मगर जैसे ही उसका कॉन्शियसनेस दोबारा से स्लीप मोड में जाता है तो टियानमेंग जिसे कि इसके यहाँ पर रहने से गुस्सा चढ़ा होता है वो दोबारा से इलाइक पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जबकि इलाइक का कॉन्शियसनेस ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टियानमेंग अपनी सारी पावर को यूज करते हुए भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जिसके साथ ही युहाओ से यहीं पर रुकने का कहता है और टियानमेंग से कहता है वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, मगर उसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ को बताता है तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना होगा और जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा, चाहे फिर ये अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं कह सकता, मगर इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये आने वाले टाइम में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें जितना जल्दी हो सके पावरफुल बनना चाहिए। जो सुनते युहाओ कहता है तो फिर इसका सामना करने के लिए मुझे कितना गुड पावरफुल बनना होगा और वो बनने में मुझे कितना गुड टाइम लग सकता है। जो सुनते टियानमेंग युहाओ को बताता है तुम्हें इसका सामना करने के लिए सिर्फ 3000 साल तक के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते रहना होगा ताकि तुम उस लेवल पर पहुंच सको कि तुम इसका सामना कर पाओ। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा शौक रह जाता है और उसी के साथ ही टियानमेंग कहता है मगर अभी के लिए तुम्हें सबसे पहले तो अपनी क्लास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तो तुम जल्दी जल्दी उठकर अपनी क्लास में नहीं जाते तो तुम्हें मास्टर ज़ुओ अपनी क्लास से किक आउट कर देंगी। जिसके साथ ही युहाओ को होश आ जाती है और उसी के साथ ही वांगडोंग जो कि सारी रात युहाओ का ध्यान रखता रहा है वो युहाओ को ये बताता है कि तुम पूरी रात के लिए ही अनकॉन्शियस पड़े रहे थे और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मास्टर ज़ुओ की क्लास को, जहाँ पर जैसे ही सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं कल के दिन मैंने तुम सबको क्लास का लीडर और वाइस लीडर सिलेक्ट करने का कहा था, मगर तुम लोगों ने उस पर काफी ज्यादा इशू क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से आज के दिन मैं क्लास लीडर और वॉइस लीडर को खुद से अनाउंस करने वाली हूँ।
और आज के बाद तुम लोगों का क्लास लीडर वोंग डोंग होने वाला है। युहाओ तुम लोगों की क्लास का वॉइस लीडर होने वाला है और आज के बाद मेरी क्लास में जिसने भी मेरे डिसीजन को गलत साबित करने की कोशिश की या उसके खिलाफ आवाज उठाए तो मैं उसे वहीं पर एक्सपेल कर दूंगी। मगर ये सुनने के बाद भी क्लास के कुछ स्टूडेंट मास्टर जुओ के साथ बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिरकार आप वोंग डोंग को ही क्लास का लीडर अनाउंस क्यों कर रही हैं? जिसके साथ ही दाई हुआ बिन भी कहता है आपने युहाओ को ही क्लास का वॉइस लीडर क्यों सिलेक्ट किया है? और उसी के साथ ही ब्लैक कैट कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि युहाओ कल के दिन लकी रह गया हो जिसकी वजह से ही युहाओ ने वू फेंग को डिफीट कर लिया हो। मगर उसी के साथ साथ ये इशू बढ़ते बढ़ते दोबारा से इतना बढ़ जाता है कि क्लास की दोनों टीम्स के स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और इवन के ये लोग फाइट करने के लिए भी तैयार होते हैं और अपनी सारी साउंडिंग्स को बाहर तक निकाल लेते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर जुओ जिनका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है वो इन सब को यहीं पर खामोश करवा देती हैं और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।